वालेकुम सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? यस सर, ऑल क्लियर। सही सही सही। बस 5 मिनट में शुरू करते हैं, जैसे ही बच्चे आ जाते हैं ना। 5 मिनट देना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे ख्याल में अब मेजॉरिटी लोग आ गए हैं, तो हम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और मैं ज़रा स्क्रीन को शेयर कर दूँ। अच्छा भाई, स्क्रीन क्लियर है? कंफर्म कर देना कि स्क्रीन क्लियर है नहीं। और आपके सामने एक सवाल नज़र आ रहा होगा, जो एक बच्चे ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर ये वाला सवाल आप जो है वो लाइव क्लास पे सॉल्व करिएगा। तो पहले तो ये सीवीपी का सवाल करते हैं, फिर बाकी बातें भी आप लोगों से करते हैं। ठीक है। और देखते हैं कि हम जो है वो क्या क्या आगे कर सकते हैं। ये आपका मार्च 2014 का क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये भी सीवीपी का है। ठीक है। और कोई बच्चा फिक्र नहीं करे कि हम सीवीपी पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं है, अच्छी बात है। हमारे एक मेन या कोर टॉपिक्स में से एक टॉपिक है सीवीपी एनालिसिस, और इसकी प्रैक्टिस से आप, क्योंकि ये इनिशियली या पहला टॉपिक है, तो आपके दूसरे कॉस्टिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इससे क्लियर हो रहे हैं। तो स्टार्ट करूं? आप सब मुझे ज़रा चैट बॉक्स पे या अपने आप को अनम्यूट कर कर मुझे ज़रा एक कंफर्मेशन दे दो, तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा। और हम इस सवाल को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। सीवीपी एनालिसिस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 आपके हैंडआउट्स का। ठीक है। स्टार्ट। डन। चलो। लिखा हुआ है, एबीसी लिमिटेड डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ परफ्यूम्स। द कंपनी हैज़ 3 brands to cater for different classes of customers. The selling prices and contribution margins for the year 2013 were as follows. 2013 की वैल्यूज दी हुई है, सेल्स प्राइस भी दी हुई है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी दिया हुआ है। तो अगर तुम इस इंफॉर्मेशन को देखते हो आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम्हें कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी दिया हुआ है और सेल्स प्राइस भी दी हुई है, तो तुम कौन सी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, ये बताओ। हाँ भाई, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम? वेरिएबल कॉस्ट। हमारे पास ए, बी और सी तीन प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। हम इनकी वेरिएबल कॉस्ट जो होंगी ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट साल 2013 की, वो भी कंप्यूट कर सकते हैं। ए के लिए होगी 10,000 माइनस 5,000, बी के लिए होगी 8,000 माइनस 3,000, और सी के लिए होगी 5,000 माइनस 2,000। ये हमने तीनों की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी मालूम कर ली, 5,000, 5,000 और 3,000। फिर लिखा हुआ है टोटल सेल्स फॉर द ईयर 2013 वॉज 15.6 मिलियन एंड सेल्स वॉल्यूम रेशो फॉर ए इज टू बी एंड सी वॉज 2:3:5 रिस्पेक्टिवली। क्या हम ये वाली इंफॉर्मेशन यूज़ कर कर 2013 के जो ए, बी और सी के यूनिट्स बिके थे उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं? देखो, उसने एक रेशो बताया कि भाई जब मैं 2013 में चीज़ें बेचता था, तो 2 अगर ए बिकते थे तो 3 बी बिकते थे और 5 सी बिकते थे। अच्छा, मुझे इनकी सेलिंग प्राइसेस भी मालूम है। ए कितने का बिकता था? सर ए बिकता था 10,000। बी कितने का बिकता था? 8,000। सी कितने का बिकता था? 5,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2 ए बिकते थे 10,000 का ईच, तो 3 बी बिकते थे
8,000 का ईच, और 5 सी बिकते थे 5,000 का ईच। यानी कि एक हमने पैकेट बना लिया ना, पैकेट वाला कॉन्सेप्ट। 69,000 रुपीज़ का एक पैकेट आ रहा है। 69,000 रुपीज़ की सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू में 2 ए होते थे, 3 बी होते थे और 5 सी होते थे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, टोटल सेल्स रेवेन्यू क्या था? टोटल सेल्स रेवेन्यू जो 2013 के साल का था, वो हमें सवाल में दिया हुआ है 15.6 मिलियन, तो 156,000,000। ठीक है। अच्छा, फिर क्या कर सकते हैं हम? ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट का सेल्स रेवेन्यू ढूंढने के लिए हम इस अमाउंट को, यानी कि 15.6 मिलियन को डिवाइड कर दें 69,000 से, तो एक पैकेट आ जाएगा, और एक पैकेट में 20,000 रुपये का ए होता था, है ना? क्या बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? ठीक है। इसी तरह से 156 मिलियन को 69,000 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ पैकेट्स आए, एक पैकेट में 24,000, और इसी तरह से इसको इससे डिवाइड किया और ये 25,000। ठीक है भाई। अच्छा जी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एक मिनट में ज़रा इसको नंबरिंग के फॉर्मेट पे ले जाऊँ। ओहो, ये फॉर्मेटिंग तो आउट जा रही है। चलो छोड़ दो, फिर फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे। देखो रहमान, मैंने क्या किया? रहमान, मैंने ये किया कि देखो, जो 2013 की टोटल सेल्स थी ना, वो 15.6 मिलियन थी। ठीक है, 2013 की टोटल सेल्स जो थी वो 15.6 मिलियन थी। अच्छा, मुझे सवाल में ये लिख कर दिया हुआ है कि अगर ए के 2 यूनिट्स बिकते हैं तो बी के 3 यूनिट्स बिकते हैं और सी के 5 यूनिट्स बिकते हैं। सवाल में ये भी बताया हुआ है कि ए का एक यूनिट 10,000 का बिकता है, बी का एक यूनिट 8,000 का बिकता है और सी का एक यूनिट 5,000 का बिकता है। तो इस हिसाब से अगर लेट से कंपनी 69,000 की अगर कंपनी सेल्स करती है, कंपनी अगर 69,000 की सेल्स करती है, तो उसमें 20,000 रुपये ए, 24,000 रुपये बी और 25,000 रुपये सी के होते हैं। क्योंकि देखो, ए अगर 2 यूनिट्स ए के बिकेंगे तो एक यूनिट 10,000 का, 2 यूनिट 20,000 के। 3 यूनिट्स अगर बी के बिकेंगे, एक यूनिट 8,000 का, 3 यूनिट 24,000 के। 5 यूनिट्स अगर सी के बिकेंगे, एक यूनिट 5,000 का, तो 5 यूनिट्स 25,000 रुपये के बिकते होंगे। यानी कि अगर टोटल कंपनी 69,000 रुपीज़ की सेल्स करती ना, अगर कंपनी 69,000 रुपीज़ की सेल्स करती है साल 2013 में, तो उसमें से 20,000 की सेल्स ए की होती है, 24,000 की सेल्स बी की होती है और 25,000 रुपये की सेल्स सी की होती है। तो ये मेरे पास 69,000 रुपीज़ की सेल्स होगी, तो क्या होगा वो है, और ये ऊपर वाले 2:3:5 के रेशो में है जो सवाल में दिया हुआ है। अब क्योंकि टोटल सेल्स 15,600 मिलियन है, तो अच्छा मिलियन है, यानी कि इसमें भी 3 ज़ीरो आएंगे। ठीक है, 15,600 और फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3 और क्योंकि मिलियन है ना। अब हमने ए की सेल्स कैसे मालूम करी? टोटल सेल्स को 69,000 से डिवाइड किया और 20,000 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से बी के लिए क्या किया? टोटल सेल्स को 69,000 से डिवाइड किया और 24,000 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से टोटल सेल्स को 69,000 से डिवाइड करके 25,000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो हमारे पास आ रहा है ना अमाउंट, ये हमारे पास सेल्स रेवेन्यू का रेशो आ रहा है। सेल्स रेवेन्यू का रेशो आ रहा है कि आपका सेल्स रेवेन्यू इस स्पेसिफिक रेशो में स्प्रेड हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसी रेशो में मैंने टोटल रेवेन्यू को बांट दिया। हाँ भाई प्यारे बच्चों, मुझे आप लोगों की क्या कहते हैं, आप लोगों के चैट बॉक्स में एक्टिविटी चाहिए होगी, आप लोग काइंडली एक्टिव रहिएगा। और राहिल, मैंने तकरीबन शुरू से ही सब कुछ समझा दिया है, देख लो यहाँ तक। भाई किसी को कोई मसला है तो मुझे बता दो, और नहीं है मसला तो डू कन्फर्म मी कि कोई मसला नहीं है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। ठीक है, मैंने वेरिएबल कॉस्ट सबसे पहले कैलकुलेट करी सेल्स प्राइस और कंट्रीब्यूशन के डिफरेंस से, और उसके बाद ये रेशो भी दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस भी दी हुई थी, सेल्स रेवेन्यू का रेशो निकाला और उसमें टोटल सेल्स रेवेन्यू 2013 को जो था उसको बांट दिया। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सारी कहानी जो है ना ऊपर जो हुई है, ये साल 2013 की कहानी थी। आई रिपीट, ये जितनी भी कहानी ऊपर हुई है ये साल 2013 की कहानी थी।
ऊपर वाली कहानी साल 2013 की कहानी थी, ठीक है, कि साल 2013 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी बातें लिखी हुई थी, साल 2013 की कहानी थी, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे अगले साल पर, जो कि है साल 2014। तो इसमें लिखा हुआ है दी फॉलोइंग एस्टिमेट्स पर्टेन टू द ईयर एंडिंग 31 ऑफ दिसंबर 2014। अब जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, वो साल 2014 की दी हुई है, यानी कि 13 की इंफॉर्मेशन ऊपर है, अब 14 की कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट भी देख लें तो अच्छी बात होगी। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कंप्यूट द प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द ईयर 2014 एंड द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा साल 2014 में, और कोई एडवर्टाइजमेंट की बात लिखी हुई होगी, उसका क्या इम्पैक्ट होगा कंपनी के प्रॉफिट्स पे, ये बताना था। चलो जी, बुलेट नंबर 1 देखते हैं। बोलता है द एवरेज सेल्स प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 14% एंड 8% रिस्पेक्टिवली। जो सेल्स प्राइस है वो 14% से और वेरिएबल कॉस्ट 8% से इंक्रीज होगी। चलो, मैं आप लोगों को 2 मिनट देता हूँ, मैं आप लोगों को 2 मिनट मैं देता हूँ। आप मुझे बताओ साल 2014 की सेलिंग प्राइसेस बताओ हर प्रोडक्ट की, और वेरिएबल कॉस्ट बताओ। और जब ये दो बता ही रहे हो तो कंट्रीब्यूशन भी बता देना। चलो जी, 2 मिनट देता हूँ। ग्यारह 400 91205750। हाँ भाई, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है 14% से। तो पिछली वाली सेलिंग प्राइस ए की है 10,000, इसको 1.14 से मल्टीप्लाई किया, बी की 8 और सी की जो थी वो 5,000 थी ना, तो ये वैल्यूज़ बनेंगी। अवैस, तुमने आखिरी आंसर गलत दिया है। सेलिंग प्राइसेस 5,700, 11,400 और 9,120 बन रही होंगी। हाँ प्यारे बच्चों, 2014 की वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? आठ 8% से इंक्रीज करेंगे ना। ये हमारी ए की 2013 की वेरिएबल कॉस्ट है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 1.08। बात समझ में आई? 5,000 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 2013 के साल की। तो 2014 वाला जो साल होगा उसकी 8% ज़्यादा होगी, यानी कि मैं 1.08 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसी तरह से बी के लिए क्या होगा? बी के लिए भी 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.08, 8% से इंक्रीज करना। और सी के लिए क्या होगा? 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.08। तो ये वैल्यूज आएंगी 5,400, 5,400, 3,240। अब आप अपनी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकाल सकते हो। सर ये वेरिएबल कैसे आए हैं? गिवन हैं बेटा, गिवन नहीं है वेरिएबल कॉस्ट। राहील देखो, आपको 2013 की सेलिंग प्राइस ए की दी हुई है 10,000,
और ए की 2013 की कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू दी हुई है 5000। तो जब आप सेल्स प्राइस में से कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस करोगे तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह से बी के लिए बी की सेलिंग प्राइस दी हुई थी 8000, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 3000 था, तो जो डिफरेंस होगा वो सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट होगा। और इसी तरह से सी के लिए 5000 और 2000 का डिफरेंस यानी कि 3000 मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। सही है भाई? अच्छा जी, अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हम इसमें से इसको माइनस कर दिया 6000, 3720 और 2400। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, यही वैल्यूज़ आ गई। डन हो गया? यहाँ तक तो कोई मसले मसाइल नहीं है ना आई गेस। अच्छा जी, आगे आगे सवाल कहता है द नॉर्मल मार्केट ग्रोथ इज एस्टिमेटेड एट 5% पर एनम, यानी कि आम हालात में मार्केट 5% से ग्रो करती है। 5% से ग्रो करने का मतलब ये है कि जितने भी आप यूनिट्स बेच रहे थे, आम हालात में ऐसा होता है कि अगले साल 5% ज़्यादा चीज़ें बिकती हैं। However, the company plans to launch an aggressive marketing campaign for which additional advertising budget of 250 million has been approved. With increased advertisement, increase in sales volume for A, B and C has been forecasted at 15%, 12% and 10% respectively. वो बोलते हैं कि आम हालात में मार्केट जो है ना वो 5% तो ग्रो करती ही करती है। आम हालात में मार्केट 5% ग्रो करती ही करती है, यानी कि 5% यूनिट्स ज़्यादा बिकते ही बिकते हैं। लेकिन अगर आप 250 मिलियन की एडवर्टाइजमेंट भी कर दोगे ना, तो जो है वो सेल्स का जो वॉल्यूम ए और बी का और सी का होगा वो 15, 12 और 10% से इंक्रीज होगा। नॉर्मल हालात से ज़्यादा की बात कर रहा है, करेक्ट? अच्छा, सवाल में क्या लिखा हुआ था? कंप्यूटिव प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर 2014 एंड द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। देखो, लेट से हम जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करते तो क्या होगा। अच्छा, पहले देखते हैं यूनिट्स सोल्ड इन 2013। 2013 में कितने यूनिट्स बिके होंगे, ये देखते हैं। सबसे पहले ए के, सर ये 15, 12, 10, 15, 12, 10 बेटा ग्रोथ का रेट दिया हुआ है अगर आप एडवर्टाइजमेंट करोगे ना। अच्छा, 2013 में ए के कितने यूनिट्स बिके होंगे, कैसे मालूम होगा? ए से जनरेट होने वाला सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय ए के एक यूनिट की सेलिंग प्राइस। इसी तरह से बी के कितने यूनिट्स जो है वो 2013 में बिके होंगे, बी से आने वाला सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय बी के एक यूनिट की सेलिंग प्राइस। सी से कितना सेल्स रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इतना, और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस अगर 5000 है तो सी के इतने यूनिट्स बिके होंगे। ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है ना, ये कैलकुलेशन आपको बता रही है कि 2013 में ए के, बी के और सी के कितने यूनिट्स बिके होंगे। 2013 में ए के, बी के और सी के कितने यूनिट्स बिके होंगे, ठीक है? 2013 में ए के इतने, बी के इतने और सी के इतने यूनिट्स बिके होंगे। अब दो बातें, या तो मैं एडवर्टाइजमेंट करवाऊं या ना करवाऊं। अच्छा, अगर नो एडवर्टाइजमेंट हो, अगर मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाता, अगर मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाता तो 5% से तो सेल्स ने ग्रो होना ही है, यानी कि अगर इतने यूनिट्स पहले बिक रहे थे तो अब दिस मल्टीप्लाइड बाय 1.05। बात समझ में आती है? देखो, अगर मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाता ना तो 2014 में 5% यूनिट ज़्यादा बिकने ही थे। तो 2013 में जो यूनिट्स बिके हैं उसको मैं 1.05 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5% की ग्रोथ को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कि यार अगर मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाता तो 5% यूनिट तो ज़्यादा बिकेंगे। तो 2013 में जो यूनिट्स बिक रहे थे मल्टीप्लाइड बाय 1.05,
इसी तरह से इसके भी 5% ज़्यादा बिकेंगे, इसी तरह से इसके भी 5% ज़्यादा बिकेंगे। लेकिन ये कंडीशन उस वक्त की है जब मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाऊंगा। जब मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाऊंगा तो 2014 में ये यूनिट्स बिक रहे होंगे। सही है। अच्छा, अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करवा लेता हूं तो क्या होगा? तो ए के यूनिट जो है वो 15% ज़्यादा बिकेंगे, यानी कि 1.15 से मल्टीप्लाई। यार कॉमा लगा रहा हूँ ना तो वो फॉर्मेटिंग ऐसी हो रही है कि एक्सेल की शीट के सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो बाद में हम लगा देंगे। मतलब कि अभी तुम्हें MNOPQ ये सारी रोज़ नज़र आ रही है ना, फिर वो कोई रो छुप जाएगी ना, तो ये मसला होगा, इसलिए अभी कॉमा नहीं लगा रहा। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट जो है अगर वो हम करेंगे तो ए के यूनिट जो है वो 15% ज़्यादा बिकेंगे। तो 2013 में जितने यूनिट्स बिकते थे मल्टीप्लाइड बाई 1.15, 2013 में जितने यूनिट्स बिकते थे मल्टीप्लाइड बाई 1.15, मल्टीप्लाइड बाई 1.15 इसलिए क्योंकि 15% से इंक्रीज करना। अच्छा, अगर एडवर्टीजमेंट करवाऊंगा तो बी के 12% यानी कि 1.12 से मल्टीप्लाई इतने यूनिट ज़्यादा बिकेंगे। अगर एडवर्टाइजमेंट करवाऊंगा तो सी के कितने यूनिट्स बिकेंगे? ये जो पिछले यूनिट थे मल्टीप्लाइड बाई 1.10। ये वो नंबर ऑफ यूनिट्स है जब एडवर्टाइजमेंट करवाऊंगा। यहां पर मैं चलो कॉमा लगा देता हूँ इस रो में। सही है जनाब। अच्छा जी, हाँ भाई, कोई मसला है यहाँ तक? सर और 5% से भी इंक्रीज करें। देखो इसका ज़रा हम सेंटेंस दोबारा से पढ़ते हैं। इससे बोला द नॉर्मल मार्केट ग्रोथ इज़ एस्टिमेटेड एट 5%। आम हालात में मार्केट की ग्रोथ 5% है। ठीक है, आम हालात में मार्केट की ग्रोथ जो है वो 5% है। और आगे लिखता है, एक मिनट इसको मिटा दूँ मैं। आम हालात में मार्केट की ग्रोथ 5% है। हाउएवर द कंपनी प्लान्स टू लॉन्च एन एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन फॉर विच एडिशनल एडवर्टाइजिंग बजट of 250 million has been approved with increased advertisement यानी कि नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट हो रही थी और इंक्रीज करी जाए। इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम फॉर ए बी एंड सी हैज़ बीन फोरकास्ट एट 15, 12 एंड 10%। तो भाई ये जो 5% है ना, ये इसमें शामिल है। यानी कि ये जो आपका ग्रोथ रेट है 5% इसमें नॉर्मल वाला है मिसाल के तौर पर ए में, और 10% इंक्रीज्ड एडवर्टाइजमेंट की वजह से। ठीक है फारूक, तुम्हारे कंसर्न क्लियर हो गया? हाँ फारूक, कंसर्न क्लियर है? हाँ बच्चों, अब आगे क्या करेंगे बताओ ज़रा। आगे हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी। नो एडवर्टाइजमेंट वाले केस में कितनी होगी? फारूक, उसने लिखा ना विद इंक्रीज एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम फॉर ए बी एंड सी। इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम नहीं लिखा, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसमें वो बिल्ट इन वर्ब है। ठीक है, देखो लिखता है विद इंक्रीज्ड एडवर्टाइजमेंट, ये सेल्स वॉल्यूम की ग्रोथ होगी। अच्छा, नो एडवर्टाइजमेंट के केस पे मेरा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा ये यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सही है। अच्छा जी, इसी तरह से नो एडवर्टाइजमेंट के केस पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और नो एडवर्टाइजमेंट के केस में इसको, नो एडवर्टाइजमेंट में इसको इससे मल्टीप्लाई किया। तो ये कुछ ज़्यादा बड़े बड़े आंसर्स बन रहे हैं। सही है जनाब, ये नो एडवर्टाइजमेंट वाला केस है।
सही है। टोटल कितना बनता है किस हिसाब से? 15% ओनली। देखो फारूक, वो कह रहा है विद इंक्रीज्ड एडवर्टाइजमेंट, अगर मैं एडवर्टाइजमेंट को इंक्रीज करता हूँ, increase in sales volume for A, B, and C has been forecast at 15%, 12% and 10% respectively. तो वो जुमला ये कह रहा है कि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट को इंक्रीज करता हूँ तो जो सेल्स वॉल्यूम ए, बी एंड सी का होगा वो 15, 12 और 10% से इंक्रीज होगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि अगर वो ये कहता है कि वॉल्यूम 15% से इंक्रीज होगा तो हम रीजनेबली एज्यूम कर सकते हैं कि इसमें नॉर्मल वाला 5% शामिल होगा। हाँ, यहाँ पर अगर यूं लिखा हुआ होता कि द इफेक्ट या द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज्ड एडवर्टाइजमेंट will be additional increase in sales volume of A, B and C has been forecast at 15, 12 and 10% respectively, तो हम उस केस में A को 20% से ग्रो करते, नॉर्मल 5 और 15 उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से। जी सही है। अच्छा, तो ये टोटल आपकी कंट्रीब्यूशन होगी अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हो, ऐसा ही है ना? या हम कुछ मसला कर रहे हैं? मेरे ख्याल में यही होगी, है ना? डन हो गया 9.3 समथिंग। हाँ भाई, कोई मसला यहाँ तक? सही है। और अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो फिर मेरा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 520,000 इंटू 6,000, 759, 652 इंटू 3720 और 1243478 इंटू 2460, यानी कि उस केस में मेरा एडिशन जो बनेगा वो 9004862 609 होगा। सारी चीज़ें सही हैं, देख लो एक बार यार। आई बिलीव यही आंसर आ रहा है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला गलत लगाया है ना। देखो ये क्या होना चाहिए, नो एडवर्टाइजमेंट के यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया हुआ था। सही है। अच्छा उमर, आप इन थाउजेंड्स सारी चीज़ें लिख रहे हो, मेरे पास तो एक्सेल है ना, तो मैं राउंडिंग ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन आप मिलियंस में या थाउजेंड्स में लिख सकते हो। सही है, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितनी जनरेट होती है? अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो जनरेट होती है वो इन दोनों का डिफरेंस है।
यानी कि एडवर्टाइजमेंट करने से क्या हो रहा है कि मेरी कोई कंट्रीब्यूशन 586 मिलियन से इंक्रीज हो रही है। अच्छा, जब आप पेपर में ये सवाल करोगे ना तो आप इन थाउजेंड्स या इन मिलियंस सारी चीज़ें लिख सकते हो। आप इसका ACCA का रिकमेंडेड आंसर चेक करना। मेरे पास तो एक्सेल है और मैं राउंडिंग ऑफ करना नहीं चाह रहा था, इसलिए इस तरह से करा। लेकिन आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आप लोग जो है इसको इन थाउजेंड्स या इन मिलियंस भी लिख सकते हो। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ऐसा करूँगा इसके बाद हमारे सेशन के दरमियान, कि जिसमें कोई इसी तरह की बड़ी अमाउंट्स वाला सवाल जो है वो मैंने राउंड ऑफ कर कर किया वो। अच्छा, हाँ बिल्कुल, इसको हम देखेंगे कि यार एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंस है ना वो कितना है। सर वो जो सवाल में दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस वो 250 मिलियन है। इसका मतलब क्या हुआ कि यार मैं अगर एडवर्टाइजमेंट करवाऊंगा इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जनरेट होगी और इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस होगा, तो इफेक्टिवली मेरा प्रॉफिट जो है वो 336 मिलियन से इंक्रीज ही होगा। तो क्या कंक्लूड करोगे भाई, एडवर्टाइजमेंट करवानी है या नहीं? बिल्कुल करवानी है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करवाने से ये मेरे कंट्रीब्यूशन का इंक्रीज है, ये एक इजाफी फिक्स कॉस्ट का इंक्रीज है, तो ओवरऑल तो मुझे फ़ायदा हो रहा है। और अगर ओवरऑल मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मुझे एडवर्टाइजमेंट लाजमी तौर पर करवानी चाहिए, उसका ओवरऑल बेनिफिट जो है वो पॉजिटिव है। हाँ प्यारे बच्चों, इस सवाल में किसी का कोई मसला है तो वो मुझे बता सकता है। इस सवाल में किसी का किसी किस्म का कोई भी मसला है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। ऑल क्लियर? कोई मसला जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहो? हाँ, एक दफ़ा सवाल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल दिखा देता हूँ। ये रही सवाल की रिक्वायरमेंट। सवाल में बोला था कंप्यूट दी प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द ईयर 2014, 2014 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप बताओ, एंड द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। और अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उससे कंपनी के प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये सवाल था। दो हज़ार और 13 के सेल्स रेवेन्यू का बता दें एक दफ़ा। बिल्कुल बता देते हैं, दो दफ़ा बता देते हैं, एक नहीं। तो सर हमें वर्डिंग के थ्रू एक्सप्लेन भी करना होगा। कंप्यूट बोला है ना, एंड इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, तुमने ये इम्पैक्ट दे दिया कि इतने से मेरा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा, तो डन है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, 2013 का सेल्स रेवेन्यू बता दूं बेटा, 2013 का सेल्स रेवेन्यू 15.6 मिलियन था, ठीक है। और 2013 में 2:3:5 के रेशो में प्रोडक्ट्स बिक रहे थे। 2013 में एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस ए की 10,000, बी की 8,000 और सी की 5,000 थी। इसका मतलब ए के अगर 2 यूनिट्स बिकते थे तो बी के 3 और सी के 5 यूनिट्स बिकते थे। यानी कि टोटल 69,000 रुपीज़ का अगर सेल्स रेवेन्यू आता था तो 20,000 का सेल्स रेवेन्यू ए का, 24,000 बी का और 25,000 का सेल्स रेवेन्यू सी का होता था। फिर आपने इस टोटल सेल्स रेवेन्यू को 69,000 से डिवाइड करके 20,000 से मल्टीप्लाई किया, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया आपने सेल्स रेवेन्यू की, जो रेशियो आपको मिला हुआ था। बताएं भाई, इसमें और कोई सवाल किसी का? ओके है। अच्छा, आप सब ने 2010 से 2021 तक के पास्ट पेपर्स अरेंज कर लिए हैं सीए के, कॉस्टिंग के? ज़बरदस्त। अच्छा, अभी तक उमर ने नहीं, उमर बेटा अरेंज कर लो ताकि फिर हम क्वेश्चंस जो है वो मज़ीद प्रैक्टिस करें ना। अच्छा जी, अब मुझे बताओ और कोई किसी हाँ मैं पीडीएफ, यार टाइम नहीं मिल रहा वरना मैं कंपाइल कर लूँ, पढ़े हुए हैं मेरे ख्याल में, मैं देखता हूँ। अच्छा सर, मैं तो और सुनूँ
हाँ मैं तुम्हें भेज दूंगा रहमान। अच्छा जी, अब मुझे बताओ इस हैंड आउट से और कोई सवाल आपको मसला कर रहा है? जो सीवीपी का आप लोगों का हैंड आउट है उसे कोई और क्वेश्चन आपको मसला कर रहा है? यार पहले तो देखो इदरीस, मैं सीवीपी पे अच्छी ग्रिप तुम लोगों की बिठा बिठा दूं। अच्छा मैं 1 मिनट स्टॉप रिकॉर्डिंग कर कर नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूं ताकि ये सवाल अलग से अपलोड हो जाए।